Today we will see some basic terms of refrigeration. So what is actually refrigeration is? Refrigeration is a phenomena to maintain body at lower temperature than atmosphere. तो जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर पे अगर हमें बॉडी कूल मेंटेन करनी है तो हम रेफ्रिजरेशन यूज़ करते हैं. क्लियर? या इसका उल्टा अगर किसी चीज़ को हमें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से हॉट मेंटेन करना है तो उस केस में हम हीट पंप यूज़ करते हैं. ओके, सो बोथ आर दी सिमिलर टर्म्स. सो रेफ्रिजरेशन में हम क्या करते हैं कि बॉडी को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कम मेंटेन करते हैं. जैसे कि दिस इज अवर एटमॉस्फेयर, रेफ्रिजरेटर, और ये सिंक या ये बॉडी जो हमें कूल मेंटेन करना है. तो हमें एटमॉस्फेयर से कम टेम्परेचर पे बॉडी को कूल करना है तो हमें उस बॉडी से हीट निकाल कर एटमॉस्फेयर को देनी पड़ेगी. ओके, मतलब हीट कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है? लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अगर हम वर्क सप्लाई करते हैं तो हम लोअर टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी को हीट सप्लाई कर सकते हैं. कब? जब हम वर्क सप्लाई करते हैं. ओके, सो ये जो हीट निकाल रहे हैं हम बॉडी से कूल मेंटेन करने के लिए, इसे एक्चुअली रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहा जाता है. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन. Generally this refrigeration is measured in tons of refrigeration. Okay, what is this tons of refrigeration? We will see. So 1 ton of refrigeration is the amount of heat required, the amount of heat extracted from 1000 kg ice to convert 1000 kg मतलब 1 ton 1 ton of water at 0 degree Celsius to convert it 1 ton of ice at 0 degree Celsius. ओके, सो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है? 1 टन वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस है उससे अगर आप हीट एक्सट्रैक्ट करोगे ताकि वो 1 टन ऑफ आइस बन जाए 0 डिग्री का ही. मतलब हम 0 डिग्री वाटर को 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो उसके लिए जितनी हीट हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी उसे कहते हैं टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन. आपको फिर से एक बार बताता हूँ. हमारे पास 1 टन ऑफ वाटर है जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, हम उससे हीट निकाल लेंगे. अब ये वाटर सॉलिड बनेगा मतलब आइस बनेगा. ओके, मतलब हम आइस बनने के लिए हमें उसकी लैटेंट हीट निकालनी पड़ेगी. लैटेंट हीट क्या रहती है? अगर ये टेम्परेचर है, ओके, अगर किसी चीज़ को हम कूल कर दें, अगर ये, तो वो क्या होता है? अगर वो वेपर है तो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, लिक्विड है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर से एक रिपीट करता हूँ आपको. यहाँ पर हमारे पास वाटर है, सब फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर है. इसे हमें आइस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? उसको उसकी हीट निकाल लेंगे तो उसका टेम्परेचर है कम होता जाएगा. टेम्परेचर कम होने के बाद ये 20 डिग्री वाला 0 डिग्री पे आएगा. यहाँ पर फेज चेंज होगी, ये ओके, यहाँ से फेज चेंज स्टार्ट होगी, यहाँ पर एंड होगी और फिर से उसका टेम्परेचर नीचे आएगा. तो ये फेज चेंज जनरली 0 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे. तो स्टार्ट यहाँ से होती है, एंड यहाँ से होती है. इसके दौरान हम हीट निकाल रहे होते हैं. ओके, तो लेकिन उसका टेम्परेचर कम नहीं होता है तो उसे हम कहेंगे लैटेंट हीट. लैटेंट हीट इज ऑल्सो कॉल्ड हिडन हीट क्योंकि वो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो हम उसे सेंस नहीं कर पा रहे. जैसे 20 से 0 डिग्री हो गया तो हम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें कैसे पता चला? क्योंकि टेम्परेचर 20 से 0 आ गया था. लेकिन यहाँ से 0 पे हीट भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है क्या? नहीं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. तो उस हीट को हम कहेंगे हिडन हीट या उसे जनरली लैटेंट हीट कहते हैं. ओके, सो लैटेंट हीट इज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज दी फेज. तो हम क्या कर रहे हैं? 0 डिग्री वाटर का 0 डिग्री आइस में कन्वर्जन कर रहे हैं, मतलब हम उसे लैटेंट हीट निकाल रहे हैं. ये मैं क्यों बता रहा हूँ आगे आपको पता चलेगा.
हमने लैटेंट हीट निकाल दिया, तो 0 डिग्री वाटर का 0 डिग्री आइस में कन्वर्जन होगा, फिर से हम हीट निकाल रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कम कम होता जाएगा। ओके, ये जनरल टर्म थी। अब हम देखेंगे अपना टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो हमारे पास है 1 टन ऑफ वाटर, 1 टन ऑफ वाटर जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, हमें 24 आवर्स में इतनी हीट निकालेंगे कि वो 1 टन ऑफ आइस बनेगा, वो भी 0 डिग्री का। तो 24 घंटे में हमने इसकी इतनी हीट निकाल ली ताकि वो 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट हो जाए। तो उस हीट को कहेंगे टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, ये वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। हम उतनी हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे 24 आवर्स में कि वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का 0 डिग्री आइस बन जाए। मतलब इन शॉर्ट हम सिर्फ लैटेंट हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। सो जितनी भी हीट हमने 24 आवर में एक्सट्रैक्ट कर ली जिससे वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट हो गया, तो उसे कहते हैं टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, उसकी अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैं यहाँ पे आपको पढ़ता हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मतलब उस बॉडी से हम जितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो। ओके, सो अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ आइस फ्रॉम एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। तो मैंने आपको उल्टा बताया, इसने क्या बताया कि 1 टन ऑफ मेल्ट करने के बाद आइस वाटर बनने के लिए वो वाइस वर्सा ही है, 0 डिग्री से 0 डिग्री। अगर आप वाटर को हीट निकाल लेते हो तो लिक्विड बनेगा, अगर देते हो तो वो आइस सॉलिड से देते हो तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड से निकाल लेते हो सॉलिड बनेगा, वाइस वर्सा। सो आप एक ही बात ध्यान में रखो कि टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट इनटू 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर। 24 आवर इंपॉर्टेंट चीज़ है, बराबर। मतलब वाटर का टू एंड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस 24 आवर में आइस में कन्वर्जन करने के लिए जितनी हीट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसे कहेंगे टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, सो जनरली हम लैटेंट हीट निकालते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि वाटर से हम लैटेंट हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि वो आइस में कन्वर्ट हो जाए। तो उस लैटेंट हीट जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं 0 डिग्री से 0 डिग्री को, उसे हम कहेंगे इन शॉर्ट टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, तो उसका अब कन्वर्जन देखेंगे हम। टन्स बोले तो 1000 kg, तो 1000 kg वाटर की हमने लैटेंट हीट निकाली 335 किलो जूल, ये लैटेंट हीट है 24 घंटे में। तो पर मिनट निकालना है तो घंटे 24 आवर्स का हमने मिनट में कन्वर्जन कर लिया, तो ये हो गया 232 किलो जूल पर मिनट। उसको अगर हम सेकंड में करते तो वो होगा जनरली 3.5 किलो जूल पर सेकंड। ओके, सो जनरली हम कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए ये जो 233 से 210 किलो जूल पर मिनट लेते हैं। मतलब 1 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट या पर सेकंड में 3.5 किलो जूल पर सेकंड, तो इसको हम किलोवाट भी बोलते हैं, किलो जूल पर सेकंड को। ओके, तो 1 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन या 210 किलो जूल पर मिनट है या 3.5 किलोवाट है, बोथ आर सेम। ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है, क्लियर। सो व्हाट इज यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन? 1 टन्स ऑफ one tons of refrigerant. So what is tons of refrigeration? Tons of refrigeration is nothing but heat extracted from 1 ton of water at 0 degree Celsius to convert it into 1 ton of ice at 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के 1 टन वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस वो 1 टन आइस में कन्वर्जन के लिए जितनी हीट हमें निकालनी पड़ेगी 24 घंटे में, उसे हम कहेंगे टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो अपने इफ़िशेंसी जैसा रहता है। ये अपना रेफ्रिजरेटर है, ये सोर्स का टेम्परेचर T1, सिंक का टेम्परेचर T2, हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं, ये हीट हम निकाल रहे हैं QR और ये सप्लाई कर रहे हैं।
तो व्हाट इज COP? इट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए एक टर्म्स जैसे हमारी इफिशिएंसी रहती है। तो जनरली हम परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं कि हमने इनपुट में क्या दिया और आउटपुट में हमें क्या मिला। क्लियर? सो हमारा आउटपुट क्या है, यहाँ पर हमें इस बॉडी को कूल मेंटेन करना है। तो कूल मेंटेन करने के लिए इस बॉडी से हमें हीट निकालनी पड़ेगी। तो QR हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, बराबर। तो हमारा आउटपुट क्या हुआ, QR। ओके, इसके बदले में ये करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं कंप्रेसर को। ओके, हमने W वर्क सप्लाई किया, उसके बदले में QR हमारा रिजेक्ट हुआ, मतलब उस बॉडी से हम निकाल पाए। तो ये हो गया COP। ओके, QR को हम यहाँ पर गौर से देखिए, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये दोनों इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है। तो QS इक्वल्स टू W प्लस QR। ओके, तो W को हम क्या लिख सकते हैं, QS माइनस QR। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, QR डिवाइडेड बाय W को हम लिख सकते हैं QS माइनस QR। तो ये हो गया COP का फॉर्मूला। ओके, क्लियर? तो थोड़ा एक न्यूमेरिकल देख लेंगे, जो दो ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं। सो द फाइंड द COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये हमारे TD में भी हुए हैं। फाइंड द COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इफ द वर्क इनपुट इट इज 80 किलोजूल पर kg एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इज 160 किलोजूल पर kg ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लोइंग। तो हमें COP निकालना है। COP का फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया, COP इक्वल्स टू QR अपॉन W। QR मतलब रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो हमने बॉडी से निकाला है, अपॉन W। तो वो कितना दिया है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 160, और हमारा वर्क डन कितना दिया है, 80 kg। तो 160 बाय 80 ये हो गया 2। सो तो हमारा COP क्या हो गया यहाँ पर 2। क्लियर? सो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम व्हाट इज हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। ये हमने सेकेंड ईयर में पढ़े हैं। दिस बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे हीट इंजन। सो व्हाट हीट इंजन डज, हीट इंजन प्रोड्यूस वर्क। हीट इंजन का अगर आपको बताया जाए तो अपना पावर प्लांट इज एग्जांपल ऑफ हीट इंजन। बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और तो हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन वर्क प्रोड्यूस करता है। तो वर्क प्रोड्यूस कैसे करेंगे, हम उसको यहाँ पर फ्यूल से हीट सप्लाई करते हैं। हम हीट सप्लाई करेंगे, बदले में वो वर्क प्रोड्यूस करेगा। हीट हम बॉयलर को देते हैं। ओके, तो इसको अगर इस तरह से निकाला जाए, ये हमारा सोर्स, ये हीट इंजन, ये सिंक। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सॉरी उल्टा अपना नोटेशन के हिसाब से लेता हूँ। हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हीट सप्लाई करेंगे, यहाँ पर तो वाटर का स्टीम में कन्वर्जन होगा, वो स्टीम टरबाइन में जाएंगी, वहाँ पर एक्सपांड होगी तो वर्क बनेगा। जो एक्सपांडेड स्टीम है वो फिर कंडेंसर में जाएगी, वो अपनी हीट एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट करेगी। ओके, और फिर से वाटर में बनकर पंप के थ्रू बॉयलर में जाएगी। ओके, तो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं बॉयलर को यहाँ पर, और वो कंडेंसर एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया QR। ठीक है, बदले में हमें टरबाइन से वर्क मिल रहा है। क्लियर? तो ये एक्चुअली हीट इंजन का वर्किंग है। हम हीट सप्लाई करेंगे हायर हीट इंजन को, हीट इंजन उसका वर्क बनाएगा और बचा हुआ रिजेक्ट करेगा एटमॉस्फेयर को, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है। ओके, सो ये हायर टेम्परेचर रहता है। ये जनरली हमें यहाँ पर T1 पढ़ा है, T2 पढ़ा है, कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। ओके, तो इसका वर्किंग तो मैंने अभी आपको बताया। इसका इफ़िशियंसी कैसा निकालते हैं आपको बताऊंगा। इफ़िशियंसी मैंने आपको बताया कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं, उसके बदले में आउटपुट क्या मिल रहा है। अभी हमारा इनपुट क्या है, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, बॉयलर को हीट सप्लाई कर रहे हैं, तब जाके वो स्टीम में वाटर को कन्वर्ट करेगा, और वो स्टीम एक टरबाइन में जाके एक्सपांड होगी और तब वो प्रोड्यूस करेगी। तो हमारा इनपुट क्या है, हीट सप्लाइड, और उसके बदले में हमें मिल रहा है वर्क। ओके, तो वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, QS माइनस QR अपॉन QS। अब इसका डिनोमिनेटर सेपरेट किया तो 1 माइनस QR अपॉन QS। ये हो गया इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए मैंने QS QR, उसने Q1 Q2 में दिखाया।
ओके। अब ये तो हीट इंजन है, ये वर्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारे पास रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, मैंने आपको पहले ही बताया, बॉडी को एटमॉस्फेयर से कूल मेंटेन करता है। तो कैसे कूल मेंटेन करेगा, वो बॉडी से हीट ले लेगा, निकाल लेगा और एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट करेगा। ओके, कब, जब हम इसको वर्क देंगे। अगर हमने वर्क नहीं दिया तो ये प्रोसेस पूरी नहीं होगी। ओके, तो ये इसका भी सीओपी हमने अभी अभी देखा है। इसका आउटपुट क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्यू आर, और इनपुट क्या है, वर्क। ओके, इसको हम लिख सकते हैं क्यू आर क्यू एस माइनस क्यू आर, वर्क को हम क्यू एस माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। ओके, और उसके अलावा हमारा डिवाइस है हीट पंप। हीट पंप क्या करता है, हीट पंप वर्क इज सिमिलर टू रेफ्रिजरेटर, लेकिन क्या करता है वो, रेफ्रिजरेटर एटमॉस्फेयर से बिलो बॉडी को मेंटेन करता है। अगर एटमॉस्फेयर से आगे ऊपर मेंटेन करना है, अगर किसी बॉडी को समझो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 35 और हमें किसी बॉडी को 50 डिग्री पे मेंटेन करना है, तो हमें उसके लिए हीट पंप लगेगा। हीट पंप क्या करता है, हीट पंप इस बॉडी को हॉट मेंटेन करता है, इसका टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो। और रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा मैं जो बोल रहा हूँ। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, इस बॉडी को एक फिक्स टेम्परेचर पे मेंटेन करता है, इसका टेम्परेचर कितना ही बढ़ो। रेफ्रिजरेटर को इसके बारे में परवाह नहीं, इसका टेम्परेचर कितना बढ़ता है, उसको सिर्फ इस बॉडी को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मेंटेन करना है। उसी तरह हीट पंप को भी ये बॉडी को इसी टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, इसका चाहे कितना भी कम ज़्यादा हो। ओके, तो हीट पंप क्या करेगा, बॉडी को एटमॉस्फेयर से ऊपर मेंटेन करेगा, हॉट मेंटेन करेगा। ओके, और रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से कम टेम्परेचर पे बॉडी को मेंटेन करेगा। अब इसका सीओपी हम देखेंगे, सीओपी ऑफ हीट पंप। अब यहाँ पर हमारा इनपुट क्या है, सेम अगेन वर्क दे रहे हैं तभी वो प्रोसेस हो रही है, साइकिल कंप्लीट होगी। अब वर्क दे रहे हैं, बदले में हमें क्या चाहिए, ये बॉडी हमें हॉट चाहिए, तो इस बॉडी को जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं ये हमारा आउटपुट हो गया अभी। ओके, तो क्यू एस अपॉन डब्ल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एस माइनस क्यू आर, डब्ल्यू को हम क्यू एस माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया हीट पंप का सीओपी। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये जो सीओपी रहता है हीट पंप का, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहता है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर व्हेन वर्क बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। अगर T1 T2 दोनों के भी सेम हो तो हीट पंप का सीओपी रेफ्रिजरेटर की सीओपी से 1 से ज़्यादा रहेगा। कैसे, हम ये साइड लेके प्रूव करके दिखाता हूँ। रेफ्रिजरेटर का सीओपी क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आर प्लस 1। ये इनका डिनोमीटर सेपरेट कर लिया तो ये क्या होगा, क्यू आर प्लस ये इधर ये ऊपर जाएगा क्यू एस माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाय, 1 मिनट ठीक से निकाल दो, यार इधर निकालता हूँ, ये इधर गया क्यू आर प्लस ये पूरा इस साइड में गया तो क्यू एस माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू एस माइनस क्यू आर। मैंने सिर्फ डिनोमीटर सेम कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, क्यू आर कैंसिल, क्या बचा, क्यू एस डिवाइडेड बाय क्यू एस माइनस क्यू आर। ये क्या है, सी ओ पी ऑफ हीट पंप। ओके, मैंने राइट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी। तो जनरली COP ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर दैन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय 1। म्हणजे मीन्स अगर इसका COP अगर 3 है तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट 4 आएगा, लेकिन कब, जब टेम्परेचर लिमिट सेम हो, मतलब ये T1 T2 दोनों के लिए भी सेम हो, तब तो उस केस में हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो आज हमने कुछ बेसिक चीज़ें दिखी जिसमें आप न्यूमेरिकल में आ सकते हैं, टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन और हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। ओके, इसका एक न्यूमेरिकल भी देखा हमने, तो इसके न्यूमेरिकल भी 1 लाइनर, देखो 1 लाइन पर 2 मार्क के लिए आ सकता है। सिर्फ कुछ नहीं, फार्मूला में आपको ये जो दिया है वो रखना है और कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट रहा तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। और ये बहुत ही, जो मैंने आज पढ़ा है ना, इसके ऊपर आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो आएंगे एग्जाम में। यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, COP क्या रहता है, या हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर
हीट पंप, इसके बारे में भी एक आध सवाल पूछ सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान से पढ़िएगा, और कुछ डाउट है तो आप मुझे बताइए।